हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो इससे रिलेटेड जो है पहला वीडियो है हमारा ये, और ये वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो आगे भी लेकर आऊँगा, वो सारे के सारे ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि वो भी लोग इस वीडियो से जो है पढ़ सकें, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि किन्हीं कारणों की वजह से जो है बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप उन लोगों के पास जो है ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। ये वीडियो और जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा वो 2 या 4 वीडियो जो कुछ भी हो जाएँ, ठीक है? वो सारी की सारी वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर वो 4 वीडियो जो देख कर जाता है 100% वो उसका पेपर अच्छा होगा, ठीक है? और तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण से तेज क्यों होता है? द्वितीयक अनुक्रमण जो है प्राथमिक अनुक्रमण से तेज क्यों होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा कि कुछ मिट्टी या तलछट पहले से ही मौजूद होते हैं। इसके कारण क्या होता है? द्वितीय अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण से तेज हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि सकल प्राथमिक उत्पादकता से तात्पर्य है। सकल प्राथमिक उत्पादकता से क्या तात्पर्य है? इसमें बताया गया है कि एक पत्ती की प्रकाश संश्लेषण की दर से, ठीक है, एक पत्ती की प्रकाश संश्लेषण की दर से सकल प्राथमिक उत्पादकता से तात्पर्य है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भूतापीय ऊर्जा है, तो भूतापीय ऊर्जा कौन सी है? ऊर्जा का नवीकरणीय और गैर पारंपरिक स्रोत। तो ये आपको ए और बी दो मिलेंगे। ऊर्जा का नवीकरणीय ए होगा और गैर पारंपरिक स्रोत बी होगा। तो ये इधर उधर भी हो सकते हैं, कि मतलब गैर पारंपरिक ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपको ए और बी दोनों सही मिलेंगे, तो उसी पर ही आपको क्लिक करना है कि मतलब ए और बी दोनों ठीक हैं और जिसको आपने चुना है वो सही है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि घरेलू कचरा का प्रकार है। तो घरेलू कचरा का क्या प्रकार है? एक तो हो गया है कि रसोई घर का कचरा, फिर दूसरा हो गया है प्लास्टिक और पेपर, फिर तीसरा हो गया हमारा पुरानी दवाएं, फिर उसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट की उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। तो भारत में जो है आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है भारत में आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इसको सिस्टम इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? जो इकोसिस्टम शब्द है वो किसने दिया है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एजी टेंसल ने दिया है। टेंसले ने दिया है। किसने? एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं। तो पारिस्थितिकीय पिरामिड के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है हमारा जैव भार का पिरामिड, जैव भार का जो है पिरामिड, और दूसरा हो जाएगा संख्या का पिरामिड हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? संख्या का पिरामिड, और तीसरा हो जाएगा हमारा ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तीसरा हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड, फिर चौथा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा, इनके जो तीनों ऑप्शन हैं वो सारे के सारे सही हैं, तो इसका जो राइट होगा वो होगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जो है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पूछा गया है कि पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है जैव भार का पिरामिड, और दूसरा है संख्या का पिरामिड, और
तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। उपयुक्त में से सभी आपको पता ही है कि आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि भूकंप की तीव्रता से किसका संकेत मिलता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता से किसका संकेत मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें एनर्जी रिलीज्ड का, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड का संकेत मिलता है। भूकंप की तीव्रता से एनर्जी रिलीज्ड का जो है संकेत मिलता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भू सतह में गहरी दरार कहलाता है। तो भू सतह में, ठीक है, भू सतह में गहरी दरार क्या कहलाता है, वो कहलाता है फॉल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉल्ट कहलाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि पौधों द्वारा संपन्न क्रिया है। तो पौधों के द्वारा संपन्न क्रिया कौन कौन सी है। पहला है प्रकाश संश्लेषण है, और दूसरा है श्वसन वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, और तीसरा है वाष्पोत्सर्जन, चौथा है हमारा उपयुक्त में से सभी। तो राइट इसका हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो हुई है फ्रांच के शब्द से हुई है। पर्यावरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फ्रेंच के शब्द से या फ्रेंच से उत्पत्ति हुई है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो कौन जो है वायु प्रदूषक नहीं है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा O2। O2 जो है एक वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक है। O2 क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषक नहीं है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा जैव उर्वरक जो है क्या है, एक जो है मृदा प्रदूषक नहीं है। जैव उर्वरक एक मृदा प्रदूषक नहीं है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत होता है। तो वायुमंडल में जो है CO2 का प्रतिशत कितना होता है, वो होता है 0.03% होता है। CO2 का वायुमंडल में प्रतिशत कितना होता है, 0.03% होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। तो पर्यावरण उद्देश्य अध्ययन का जो है उद्देश्य क्या है, वो है पर्यावरण दशाओं के संबंध में चेतना पैदा करना। पर्यावरणीय दशाओं के संबंध में चेतना पैदा करना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट की पर्यावरण प्रेमी संवेदी समाज का निर्माण करना। फिर उसके बाद आता है कि पर्यावरण अनुकूलन व्यवहारिक शिक्षा देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि जेरार्क अनुक्रमण होता है। तो जेरार्क अनुक्रमण जो है कहाँ होता है, वो होता है रेगिस्तान की भूमि में। कहाँ होता है, रेगिस्तान की भूमि में। कौन सा अनुक्रमण होता है, जेरार्क अनुक्रमण। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि ऊर्जा का पिरामिड बनता है। तो ऊर्जा का जो है पिरामिड कैसे बनता है, बनता है सीधा। ऊर्जा का जो है पिरामिड कैसे बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि खाद्य श्रृंखला का अंतिम पोषी स्तर है। तो खाद्य श्रृंखला का अंतिम पोषी स्तर कौन सा है, अपघटक है। खाद्य श्रृंखला का अंतिम पोषी स्तर क्या है, अपघटक है। फिर उसके बाद आता है ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, वो है पहली हो गई है मीथेन, दूसरी हो गई है नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी, और तीसरी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, तीनों हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि प्रकृति में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो प्रकृति में जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, वो है
सूर्य। सूर्य जो है क्या है, प्रकृति में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन क्या है। पहला हो गया हमारा प्राकृतिक गैस, दूसरा हो गया कोयला, तीसरा हो गया हमारा प्राकृतिक तेल, फिर चौथा हो गया हमारा उपरोक्त में से सभी। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं, प्राकृतिक गैस, कोयला और प्राकृतिक तेल और उपरोक्त में से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि गैस जो कि भोपाल गैस त्रासदी के समय स्रावित हुई थी, ठीक है, हुई है या हुई थी। पूछा क्या गया है, एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि गैस जो कि भोपाल गैस त्रासदी के समय स्रावित हुई थी या हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, सॉरी दोस्तों, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनेट है। क्या है, मेथिल आइसोसाइनेट गैस जो कि भोपाल गैस त्रयोदशी के समय स्रावित हुई थी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, की गई है या की गई थी। पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, वो है चार्ल्स एल्टन के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स एल्टन के द्वारा जो है पिरामिड की अवधारणा जो है, पिरामिड की अवधारणा चार्ल्स एल्टन के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, एल्टन के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब को मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि चराई खाद्य श्रृंखला में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। चराई खाद्य श्रृंखला में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, पहली हो जाएगी बकरी और हिरन हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएंगे। बकरी और हिरन जो है वो क्या है, चराई खाद्य श्रृंखला में जो है प्रथम स्थान पर उपभोक्ता है, पहली उपभोक्ता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न हमारा कि पर्यावरण एक जीवन दायनी तंत्र है जिसमें सम्मिलित है। पर्यावरण एक जीवन दायनी तंत्र है जिसमें सम्मिलित हैं, तो क्या सम्मिलित हैं जिसमें, एक तो हो गया जल, दूसरा हो गया प्रकाश, तीसरा हो गया हवा और चौथा हो गया हमारा ये सभी। ठीक है, जल प्रकाश हवा पर्यावरण के एक जीवन दायनी तंत्र है, जल हवा, जल प्रकाश हवा जिसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि आपदा का रूप है, तो आपदा का रूप कौन सा है। पहला तो हो गया हमारा बाढ़। ठीक है, बाढ़ अभी जो है बारिश के समय में बाढ़ आई थी कई जगहों पर। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, सॉरी दोस्तों, अगला पॉइंट है चक्रवात, फिर उसके बाद है सूखा, उसके बाद आता है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। बाढ़, चक्रवात, सूखा जो है आपदा का रूप है। ठीक है, इनके आने पर क्या होता है, आपदा का जो है आपदा आ जाती है। ठीक है, बाढ़ आ गई तब भी खाने को नहीं मिलेगा, चक्रवात आ गया तब भी खाने पीने में दिक्कत हो जाएगी, निकल नहीं पाओगे और ठीक है काफ़ी सारी परेशानी होने लगेंगी। सूखा हो जाएगा तो क्या खाओगे, ठीक है, सूखा ही पड़ जाएगा, कुछ होएगा नहीं, फिर क्या बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं, आपदा का रूप है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि टाइफून हरिकेन प्रकार है, तो टाइफून हरिकेन प्रकार किसका है, वो है चक्रवात का जो है प्रकार है। चक्रवात जो है टाइफून हरिकेन का प्रकार है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसमें से जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है,
निम्नलिखित में से जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? यूरेनियम नहीं है। फिर उसके बाद आता है भूकंप मापा जाता है। तो भूकंप जो है किससे मापा जाता है? वो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है क्या? भूकंप। ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। तो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है भूमि संसाधन, फिर दूसरा है संसाधन जल संसाधन, फिर तीसरा है ऊर्जा संसाधन, और फिर चौथा आता है ये सभी। तो पहला बताया गया है कि भूमि संसाधन प्राकृतिक संसाधन के प्रकार है, और जल संसाधन जो है वो भी प्राकृतिक संसाधन के प्रकार हैं, और ऊर्जा संसाधन जो है वो भी प्राकृतिक संसाधन का प्रकार है। तो ये राइट होगा इसका ये सभी। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कोयले का शुद्धात्मक रूप है। तो कोयले का जो है शुद्धात्मक रूप कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा एंथ्रेसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। एंथ्रेसाइट क्या हो जाएगा? कोयले का एक शुद्धतम रूप हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि फसल अवशेषों को जलाने से बड़ी मात्रा में निष्कासित होती है। फसल अवशेषों को जलाने से बड़ी मात्रा में निष्कासित होती है। तो क्या बड़ी मात्रा में निष्कासित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फसल अवशेषों को जलाने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है बड़ी मात्रा में निष्कासित होती है। ठीक है, निष्कासित होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि शाकाहारी को कहते हैं। तो शाकाहारी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि तालाब परितंत्र के जैविक घटक हैं। तो तालाब परितंत्र के जो है जैविक घटक कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा हमारा पादक प्लवक हो जाएगा। ठीक है, पादक प्लवक हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा प्राणी प्लवक, और फिर तीसरा हो जाएगा मछली, और राइट हो जाएगा इसका हो जाएगा ये सभी जो है वो क्या है? तालाब परितंत्र के जैविक घटक हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो बायोगैस का जो है प्रमुख घटक कौन सा है? वो है पहला है मीथेन। मीथेन जो है क्या है? बायोगैस का प्रमुख घटक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि वर्ल्ड वाइड फंड फायर नेचर का मुख्यालय अवस्थित है या स्थित है? वर्ल्ड वाइड फंड फायर नेचर का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। काहे का मुख्यालय? वर्ल्ड वाइड फंड फायर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फायर नेचर का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वह पुस्तक जिसमें दुर्लभ तथा विलुप्त के कगार वाली जातियों का विवरण होता है। पूछा गया है कि वह पुस्तक जिसमें दुर्लभ तथा विलुप्त के कगार वाली जातियों का वर्णन किया गया। पूछा, इसमें कहने का मतलब ये है कि उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें विलुप्त के कगार वाली जो जातियां हैं उनका विवरण होता है। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेड डेटा बुक या रेड डाटा बुक। ठीक है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों के पास शेयर करना कतई मत भूलिए। देखो, दोस्तों से गद्दारी कतई अच्छी नहीं है। ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।